एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज के क्लास में ESI MCQs करेंगे जो कि नाबार्ड ग्रेड ए के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट टाइम जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कीम्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू आपके ESI या ARD के रिलेटेड क्वेश्चंस या स्कीम्स हैं, हम आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2006 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन हेडेड बाय। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो कि NSO से रिलेटेड है। NSO की बात करें तो नेशनल इनकम को एस्टिमेट कौन सा डिपार्टमेंट करता है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया था? तो ऑप्शन है आपके पास रघुराम राजन, ऑप्शन 1 है। ओके, ऑप्शन बी है YB रेड्डी, विंटक रेड्डी, रंगा राजन और बिमल जालन। ओके, तो ये सारे कौन सी कमेटी के द्वारा दिया गया है? तो बात करें 2001 की बात करें तो यहाँ पर रंगा राजन कमीशन। ओके, रंगा राजन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया था रिगार्डिंग कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन होना चाहिए 2001 में, और ऑन जून 1 2005 में स्टैब्लिश हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, दैट इज NSC। ये किसके अंडर वर्क करती हैं? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। और अगर बात करें स्टूडेंट तो रंगा राजन ने पॉवर्टी के बारे में, ओके, पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में NSC हमने देख लिया, प्लस डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में इन्होंने बात करी है। ओके, इनकी कमेटी, इन्होंने जो कमेटी हेड किया है इन सब के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया? तो रेगुलेटर कौन है? RBI है, नाबार्ड है, सेबी है, सिडबी है, IRDA है। ओके, तो बात करें स्टूडेंट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। ओके, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, प्लस बैंकिंग को रेगुलेट करता है, करेंसी या नोट को क्या करता है? प्रिंट करता है। ओके, नोट को प्रिंट करता है, कॉइन को नहीं करता है। नाबार्ड की बात करें तो ये R&D, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं। ओके, सेबी की बात करें तो यस, सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है और कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट बोथ को रेगुलेट करता है। सिडबी की बात करें तो ये MSME को फाइनेंसिंग देता है। MSME की बात करें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। IRDA, ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब हम प्रीमियम पे करते हैं और प्रीमियम क्लेम नहीं मिलता है तो इसको रेगुलेट, आपके इंश्योरेंस को डिपार्टमेंट को जो रेगुलेट करता है दैट इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। RBI की बात करें तो ये एक्ट, ओके, एक्ट 1934 को आया, स्टैब्लिश हो गया 1935। जो कमीशन और जो कमेटी जो हेड या रिकमेंडेशन दे रही थी वो है रॉयल यंग कमीशन। ओके, रॉयल यंग कमीशन के द्वारा दिया गया। नेशनलाइज हो गया था 1949, मीन्स पब्लिक बैंक बन गया था 1949 में। नाबार्ड की बात करें तो ये सुपरवाइज करता है RRBs को, रीजनल रूरल बैंक। बहुत सारी डेफिसिट में रीजनल रूरल बैंक जा रही थी तो उसको सुपरवाइज करने के लिए नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1982। सेबी की बात करें तो 1988 में ये आ गया था, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स एक्ट 1992 में हुआ है। ओके, सिडबी की बात करें तो ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, फिर IRD की 1999 में। ओके, तो ये सारे चीज़ आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो आंसर सेबी होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में अगर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आता है तो भी यही आंसर होगा, राइट।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डिटेल है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि मेन मोटिव इसका क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारे चीज़ें। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। द फेमस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर 2015 इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। ओके तो कौन से स्टेट ऑफ इंडिया में ये स्कीम पहली बार लॉन्च हुआ था, तो वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। तो बात करें स्टूडेंट तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम लॉन्च हुआ था, क्योंकि कौन से स्टेट से, हरियाणा। वहाँ पर जो सेक्स रेशो मतलब कि यहाँ पर फीमेल कम है थी, मतलब कि अभी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुधार सिग्निफिकेंट इसका इम्पैक्ट दिखा गया और बहुत अच्छा वहाँ पर भी हुआ है। अभी सेंसस आएगा तो आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है कि अगर हम देखें पर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट देखने को वहाँ पर मिला है। लेकिन ये स्कीम क्यों लाया गया था, चाइल्ड सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि एज कंपेयर टू फीमेल, ओके चाइल्ड फीमेल मेल एज कंपेयर टू चाइल्ड मेल फीमेल कितनी है, ओके ये है जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता था कि जो फीमेल है उनको क्यों पढ़ाना है, मेल को पढ़ाना है, लाइक ये सारी माइंडसेट थी उसको रिड्यूस करने के लिए। और स्टूडेंट अभी मैं अनाउंसमेंट कर दूँ स्टूडेंट, सारे स्कीम जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, ओके वो सारे स्कीम्स भी करा रही हूँ, तो आप ज़रूर उसको फॉलो करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विच अमंग द फॉलोइंग। तेंदुलकर कमेटी कौन से चीज़ से एसोसिएटेड है। क्वेश्चंस हैं हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मेजरमेंट ऑफ इलिटरेसी इन इंडिया, रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल सेक्टर इन इंडिया, रिफॉर्म्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, रिफॉर्म्स ऑफ विजिलेंस मैकेनिज्म द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन इंडिया। तो तेंदुलकर कमेटी की बात करें तो ये पॉवर्टी से रिलेटेड है। इन्होंने एस्टिमेशन दिया था कि पॉवर्टी लाइन कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारी कमेटीज़ हैं, उस पर आपको डिटेल पढ़ना है, ओके। और प्रेजेंटली की बात करें तो नीति आयोग काम कर रहे हैं पॉवर्टी पर, ओके। तो सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन आया था 1962 में, एक्सपर्ट ग्रुप हुआ। फिर दंतेकर एंड रात कमेटी 1971 में, अलगा कमेटी 1979। और कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, पॉवर्टी में जो एस्टिमेशन होता है वो कैलोरीज रिक्वायरमेंट मीन्स कंजम्पशन बेस पर होता है। और कितना परसेंटेज अर्बन के लिए कितना है, रूरल के लिए कितना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इंडिया में तो कैलोरी बेसिस पर होता है। वर्ल्ड बैंक भी पॉवर्टी लाइन जारी करता है, तो फिलहाल वर्ल्ड बैंक कितना पॉवर्टी लाइन उसका पर कैपिटा कितना इनकम होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने अभी चेंज हुआ है, मतलब अभी नहीं 1 साल हो गया है तो चेंज हुआ है, वो भी आप लिखिएगा। अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा सर्च करके, ओके। फिर बात करें लकड़ावाला कमेटी इन 1993 में, तेंदुलकर कमेटी यही आपसे पूछा है तो 2009 में, ओके ये है। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट किया था 11/12 में, ओके 11/12 में। रंगाराजन कमीशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था डिसइन्वेस्टमेंट एनएससी हो गया, या फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन पर इन्होंने बात करी है। और ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है रंगाराजन से वो रिलेटेड टू पॉवर्टी ही पूछा जाता है, क्योंकि रिसेंटली हुआ है ना तो एनएससी पूछ लेते हैं, ओके। तो ये सारी कमेटी है, इसके बारे में क्या इन्होंने बोला है A to Z आपको पता होना चाहिए। उसका पर कैपिटा कितना है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट किन्होंने बात करी, उसका ब्रॉड वर्जन किसने बात करी, A to Z आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द following committee has been constituted to prepare the blueprint of doubling the farmer income by 2020। तो बोल रहे हैं कि इनकम डबल करना है फार्मर
कौन सी कमेटी ने बात करी थी? महिर, ओके, शाह कमेटी, अशोक दलवई कमेटी, अशोक गुलाटी कमेटी, शारदा कुमारी कमेटी, प्रियंका सिंह कमेटी, किनके द्वारा किया गया था? तो बात करें तो यहाँ पर एक कमेटी जिनको हेड कर रहे थे अशोक दलवई कमेटी, उन्होंने बोला था, ब्लूप्रिंट तैयार करी थी कि नेशनल जो फार्मर की इनकम है वो डबल कैसे की जाए, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अभी भी पूछा जाता है। तो 2022 में इन्होंने बात करी थी। इसमें जो इंक्लूड थे ऑफिशियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री से थे, और एक्सपर्ट थे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। ये सारे मेंबर्स थे जिसको हेड कर रहे थे अशोक दलवई। ओके, अशोक दलवई कमेटी हेड कर रहे थे, और उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया था कि फार्मर की इनकम कैसे इंक्रीज किया जाए, राइट। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अब सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल जो ब्लॉक्स हैं स्टूडेंट, उस पर हम बात करेंगे। तो इस सेशन में मैं सार्क या IMF के लिए लेके आई हूँ। ऐसे ही सारे जो आपके MCQs के जरिए सारे रीजनल इंस्टीट्यूशन पर अगर कोई चेंजेस हुए हैं या कोई मेंबर ऐड हुआ है, उस पर हम बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सार्क? तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सार्क इज इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये सारी जो रीजनल इंटीग्रेशन या रीजनल ब्लॉक बोल लीजिए, ये सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। ये क्यों बनाया जाता है? रीजनल कॉरपोरेशन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री के लिए नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ना ही मिलिट्री ना ही पॉलिटिकल। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाता है कि अगर हम एक मेंबर हैं तो हमारी टैरिफ क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना इन केस ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। सार्क की बात करें तो ये सेंबर मेंबर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। तो अगर बात करें तो इस पर बात कर लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ओके, फुल फॉर्म याद रखिएगा। स्टैब्लिश हुआ था 1985 दिसंबर 8 इन ढाका। ओके, इसकी मेंबर की बात करें तो 7 मेंबर नहीं है, 8 मेंबर हैं। नेम क्या है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ओके, 9 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, और इसने लॉन्च भी किया था 2017 में सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट फॉर साउथ एशिया। ओके, साउथ एशिया के लिए। तो ये सब है अबाउट सार्क, इसको याद रखना है। ओके, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश है। ओके, ये क्या करते हैं? इकोनॉमिक और रीजनल कोऑपरेशन मतलब कि हम एक मेंबर हैं, उसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, कस्टम यूनियन, टैरिफ जो होती हैं वो सब रिड्यूस हो जाएगा, ये बात है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 8 मेंबर हैं, 7 मेंबर नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड, बहुत 20 हैं रेवोल्यूशन, तो आपके सारे रेवोल्यूशन पता होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं कितने रेवोल्यूशन है। पोटैटो, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन एंड नन ऑफ दिस। तो येलो रेवोल्यूशन, येलो किस चीज़ का कलर क्या होता है? ऑयल सीड्स का, है ना। इसी के साथ और भी हम रेवोल्यूशंस देख लेते हैं। तो येलो रेवोल्यूशन लाया गया था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। ओके, प्रोडक्शन या बूस्ट, रेवोल्यूशन किस लिए लाया जाता है? ताकि उस चीज़ का, उस सेक्टर का क्या बूस्ट मिले, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, राइट। सेल्फ सफिशिएंसी, जो आत्मनिर्भर भारत है, वो चीज़ के लिए रेवोल्यूशन लाया गया। तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो वाइट रेवोल्यूशन लाया गया था, ओके, वो है ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, मिल्क और डेयरी के लिए लाया गया था। वर्गीस कुरियन के द्वारा ये लाया गया था। स्वामी
जो है स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए लाया गया था। एवरग्रीन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ब्लू रेवोल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। 2023 में इस पर बात की गई थी कि वुमेन को भी हम फिशरी सेक्टर में डेवलप किया जाए, जिसका एक फेमस स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र के लिए, सिल्वर एग और पॉटरी के लिए, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए, रेड मीट टमाटो के लिए, ओके, अनियन के लिए भी, पिंक इस अनियन के लिए लाया गया है। तो इससे ज़्यादा और भी रेवोल्यूशंस हैं, तो धीरे धीरे हम कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, दैट इज डी, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के लिए येलो रेवोल्यूशन लाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, विच इज़ द हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कौन सी है, IDBI है, सिडबी है, IFCI है, नबार्ड है, SFC है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। IDBI की बात करें स्टूडेंट तो है इंडस्ट्रियल, ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में आया था ये। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1948 में आया था। नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में आया था। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ओके, स्टेट 1953 में आया था। ओके, और फर्स्ट टाइम जो स्टैब्लिश हुआ तो पंजाब में स्टैब्लिश हुआ था। फिर बात करें स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1990। और ये क्या करता है, MSME को फाइनेंस करता है, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को करता है। पहले अगर बात करें तो ये सब्सिडरी था IDBI का। ओके, IDBI की सब्सिडरी थी, फिर ऑटोनॉमस बॉडी ये बन गया, इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया। ओके, ये चीज़ है। लेकिन इसकी जो अंडर वर्क करती है, इसकी जो सब्सिडरी हैं, दैट इज़ मुद्रा बैंक, आपने सुना है। ओके, मुद्रा बैंक, जिसकी जो तरुण है उसकी जो फाइनेंसिंग है वो इंक्रीज़ हो गया है। बजट इसी सेशन के इस ईयर के बजट में बोला गया है कि अब पहले 10 लाख तक उनको दिया जाता था लोन, तो अब 20 लाख तक दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है, उसको स्कीम्स में हम कवर कर लेंगे। तो ये बोलते हैं हाईएस्ट फाइनेंशियल बॉडी ऑफ स्मॉल सेक्टर, या MSME को बोल दे तो वो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन द कंट्री कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, US, जेनेवा, वाशिंगटन DC। बहुत दोनों को ये तो ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो अगर IMF की बात करें और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC है। ओके, ये याद रखिएगा। अब ये क्यों हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए और एक BOP के डेफिसिट को सुधारने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट है IMF एंड सेकंड है वर्ल्ड बैंक। ओके, ट्विन सिस्टर है, ये लाया गया था 1948 में। ओके, 1948 में, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब BOP क्या है, BOP डेफिसिट हो जाता है जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो आपकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो आपकी कंट्री से किसी और कंट्री में जा रही हैं, तो डेफिसिट हो गया। तो उसको सुधारने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब 1991 में हमारे पास डेफिसिट था तो हमने जो लोन लिया था वो IMF से ही लिया था। तो ये ब्रिटन हुड कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई 1944 में, और इसी में दो ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ये स्टैब्लिश हुआ। फिर IMF फाइनेंशियल ऑपरेशन 1 मार्च 1948 में स्टार्ट हो गया, और ऑफिशियल एग्जिस्टेंस यहाँ पर शायद मैंने 1948 बोल दिया था, ये 1947 है। 1945 में ऑफिशियल एग्जिस्टेंस में आ चुका। ओके, अगर बात करें तो 190 मेंबर्स हैं। ओके, और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी, एक IMF और IBRD। ओके, IBRD ये वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरीज है, वर्ल्ड बैंक की 5 सब्सिडरीज है, 5 बैंक है। ओके, ये बात रखिएगा, याद रखिएगा, उनमें से IBRD है।
अगर पब्लिकेशन की बात करें स्टूडेंट, तो आईएमएफ की पब्लिकेशन, ये पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो ये पब्लिकेशन करता है फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, आईएमएफ सर्वे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ईयर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक आउटलुक इकोनॉमिक आउटलुक बहुत फेमस है, ये पब्लिकेशन करती है आईएमएफ। ओके, तो ये थी यहाँ पर स्टूडेंट। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई आंसर हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी। ओके, और जो मेंबर वर्ल्ड बैंक का होता है वही मेंबर आईएमएफ का होता है, तो सेम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, विच इंस्टीट्यूट वॉज रिप्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किस इंस्टीट्यूट को रिप्लेस किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी है, यूनाइटेड लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड काउंसिल ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड रेगुलेशन, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो गेट को रिप्लेस किया था WTO ने। ओके, WTO में इसका 1948 है। ओके, 1948, तो ये मिक्स हो गया, वो 1947, ये 1948। ओके, तो बात करें स्टूडेंट, तो 1948 में गेट लाया गया, दैट इज जनरल एग्रीमेंट हुआ था ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और वहाँ पर गेट की स्टैब्लिशमेंट हुई। लेकिन 1995 1 जनवरी 1995 में इसका नाम क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो गेट था वो सिर्फ वो गुड्स, गुड्स की ही ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, टैरिफ कितना लगाना चाहिए, कोटा नहीं लगाना चाहिए, सब के रूल्स रेगुलेशंस WTO बनाता है। लेकिन पहले ये गेट था, इसका नाम गेट था, जो कि सिर्फ गुड्स से रिलेटेड काम करता था, रूल्स रेगुलेशन। लेकिन अगर हम देखें तो हम गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, इसके साथ हम बहुत सारे चीज़ करते हैं, जैसे कि गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया। और यहाँ पर WTO की बात करें तो यहाँ पर जोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गई, पेटेंट राइट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इन सभी के बारे में देखता है। तो बात करते हैं गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, और फिर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उन सभी का सेटलमेंट WTO करता है। तो गेट जो है वो बहुत नैरो कंसेप्ट पर वर्क करता था, लेकिन WTO ब्रॉड कंसेप्ट पर वर्क करता है। तो आफ्टर 50 ईयर्स जो है गेट को, जो कि 1948 में आया है, इसको रिप्लेस किया था WTO ने। और WTO फेमस हो जाता है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ वो हुआ है। ओके, और यहाँ पर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुए हैं और 2 कंट्री ऐड हुई हैं, तो पूछा जा सकता है। ओके, पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो 2016 में अफ़गानिस्तान मेंबर बना था, और अभी 26 फरवरी 2024 को जो कि आपका अबू धाबी में, या UAE बोले, UAE में मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। कौन सा कॉन्फ्रेंस? 30th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, और उसमें 2 मेंबर और ऐड हो गए हैं। कौन कौन सी 165 और 166 मेंबर, दैट इज कोमोरोस और टिमोर लेस्टी। और ये 165 और 166 मेंबर, तो WTO के कितने मेंबर हो गए हैं? 166 मेंबर हो गए हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, और ये रिसेंटली न्यूज़ में है। ओके, तो 30th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, सारे मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें और IMF की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC है। लेकिन अगर WTO की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, ये चीज़ है। ओके, चलिए, तो ये था अबाउट WTO। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक एक चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो अगर हम बात करें तो कौन से राउंड में आया था WTO? ओके, कौन सा लास्ट राउंड थी गेट की, दैट इज उरुग्वे राउंड, उसमें WTO फॉर्म हुआ था। राइट, ये है स्टूडेंट।
चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंडियन मूवमेंट डिवोटेड टुवर्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज नॉन एज। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब कि यहाँ पर 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप को हमने एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो कौन सा स्कीम्स, कौन सी पॉलिसी लाई गई थी? तो सर्व ज्ञान योजना, ज्ञान धन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण भारतीय योजना, ज्ञान अभियान, कौन सा स्कीम लाया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था स्टूडेंट, जहाँ पर 6 to 14 ईयर, ओके, 2001 में ये लॉन्च हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 to 14 ईयर एज ग्रुप को, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, यहाँ पर सभी को एजुकेशन प्रोवाइड देना था। क्योंकि 6 to 14 ईयर्स को करेंगे, हायर एजुकेशन की बात नहीं है, बेसिक एजुकेशन की बात है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनर जब असर्शन या आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो बेसिक एजुकेशन की बात करी थी क्योंकि 6 to 14 ईयर की बात करी थी और यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन करना है, ओके। तो बेसिक एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था कि बच्चे यहाँ पर पढ़ें। लेकिन एनरोलमेंट के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए, उसके लिए आपका मिड डे मील्स आया था, ओके, मिड डे मील्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आज बात कर ली, ओके। चलिए स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम और हम कंसेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे ताकि लास्ट टाइम आपका रिवीजन हो सके, ओके। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।